147 ब्यूरोक्रेट ने पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था। इसके बाद अब 2000 से भी अधिक महिला वकीलों ने पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनको एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है। महिला वकीलों ने बाकायदा हिंसा को लेकर यह लिखा है अपने पत्र में कि उनकी अंतरात्मा को इससे चोट पहुंची है कि पश्चिम बंगाल में सुनियोजित तरीके से महिलाओं के साथ हिंसा हुई, उनके साथ बलात्कार किए गए और गुंडे और पुलिस मिलकर के इस कृत्य को कर रहे थे, जिसके बाद उनको लगा कि ऐसे में उनकी रक्षा कैसे हो। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह मांग की है कि इसमें संज्ञान लिया जाए और यहां राज्य से कहीं बाहर के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर इस सारे मामले की जांच की जाए। यह मांग जब 2000 से अधिक यानी 2093 वकीलों ने बाकायदा उस पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की महिला वकीलों ने किस तरह का दृश्य अपने आसपास देखा होगा, जिसके कारण उनको यह महसूस हुआ कि जो हिंसा में पीड़ित हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और हिंदू हैं, उनको न्याय दिलाना बड़ा जरूरी है और न्याय ये पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं कर पाएगी, जिसका जिक्र इस पत्र में उन्होंने किया है। और बाकायदा उन्होंने लिखा कि कई जगह ऐसा देखने में आया है कि गुंडे और पुलिस मिल गए। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया है कि आम जनता पुलिस से न्याय की उम्मीद कैसे करेगा, कैसे वो हिम्मत करेंगे कि वो एफआईआर दर्ज करा पाए, कैसे कोई हिम्मत करेगा कि वो किसी नेता के खिलाफ बोल पाए, किसके भरोसे, कौन जांच करेगा? क्या वो पुलिस जांच करेगी जो गुंडों के साथ मिलकर के हिंसा करा रही है, जो बलात्कार में शामिल है? और इसलिए महिला वकीलों ने यह शब्द इस्तेमाल किया कि उनकी अंतरात्मा को चोट पहुंची है। ये वकीलों की, महिलाओं की भाषा है और इस भाषा के बाद आपको बताएं, इसकी सुनवाई का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और इस पर सुनवाई होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है। क्या वकीलों की सलाह पर कोई नोडल अधिकारी तय होता है किसी राज्य के बाहर का? इसी तरह की मांग आपको बताएं जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने तो बाकायदा राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि यहां राज्य में कानून व्यवस्था का कोई राज कायम नहीं है। और उस ब्यूरोक्रेट में आपको बताएं कि कई राज्यों के राज्यपाल, कई देशों में रहे हुए जो राजनयिक, और आपको बताएं उसमें आईपीएस अधिकारी, उसमें भी वकील थे बहुत सारे, जिन्होंने मिलकर के और पुलिस के लोगों ने और पूर्व आईएएस अधिकारियों ने वो पत्र लिखा था। यानी एक तरह से आप देखें कि पश्चिम बंगाल में चाहे वो वकील हो, चाहे वो पूर्व आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो पूर्व राज्यपाल हो, यानी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनकी चिंता है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, उस हिंसा में जिस तरह बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी पुलिस के साथ मिलकर के बाकायदा बस्तियों को घेर कर प्लानिंग के साथ हिंदू बहुल एरिया में ये हिंसा कर रहे हैं। और ये दलितों को टारगेट करने के पीछे का मकसद क्या है? वो दलित वर्ग जो होता है, शोषित वंचित वर्ग है, वो पहले से ही डरा सहमा रहता है। गांव के किसी कोने में झोंपड़ी बनी हुई है, टीन की शेड पड़ी हुई है, गरीब लोग हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत बुरा हाल है इस वर्ग का। तो वो सोचते हैं इनको टारगेट किया जाएगा, इनको डराया जाएगा, इनको मारा जाएगा, घर जला दिए जाएंगे, रोजगार खत्म कर दिया जाएगा। तो दो बातें होंगी, या तो ये पश्चिम बंगाल छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। तो उससे क्या होगा? उससे केवल वो गुंडे बच गए, वहां पे टीएमसी के गुंडे जो कि नक्सली हैं वो रहेंगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो वहां रहेंगे। तो जो उनकी मर्जी आएगी करेंगे। अभी तक टोलाबाजी कटमनी करते हुए गुंडागर्दी कुछ लोग जरूर प्रतिकार करते थे, चाहे वो अंदर अंदर रहे थे, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों को बदलाव की बात लगी। कुछ लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि अगर वहां 77 सीटें बीजेपी जीत पाई है तो कोई तो वोटर है। और इसी बात से ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, टीएमसी है, वहां जो गुंडे हैं, उनको बौखलाहट है कि बीजेपी का वहां बेस बना कैसे। ये बेस को तोड़ना है और इस तोड़ने के लिए लोगों को डराना धमकाना है। दलितों को टारगेट करना आसान है। इस देश में, देश की आजादी के 70 साल बाद भी ये हो रहा है। और आप आश्चर्यजनक तरीके से देखिए कि आज यदि कहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा, पंजाब, यहां किसी दलित के साथ यदि कोई अत्याचार हो, इस तरह का अत्याचार जो कि बहुत विभत्स है, बलात्कार, तो पूरे देश नहीं दुनिया में हल्ला मच जाता है। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से मीडिया को मैनेज किया गया है, उसको मौन रहने के लिए कुछ मोटी रकम दी गई होगी, जैसा देते होता है। हम देख रहे हैं कि कहीं की रिपोर्टिंग तो इतनी तकड़ी करते हैं कि 24 घंटे उनकी ओवी वैन वहां खड़ी रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आश्चर्यजनक तरीके से सारा मीडिया मौन है। जो अपने को देशभक्त बोलते हैं, वो बड़े बड़े टीवी चैनल जिनकी टीआरपी नंबर 1 की लड़ाई चल रही थी पिछले दिनों, वो कोई खबर नहीं दिखा रहे। आप पश्चिम बंगाल की कोई हिंसा का दृश्य अब देखेंगे नहीं। सोशल मीडिया के जरिए कुछ वीडियो आ गए तो आ गए, वो सब मौन है। ये कहां मैनेज हो गए, क्यों मौन हो गए, क्यों उन दलितों की हत्या नहीं दिखाई दे रही, महिलाओं के बलात्कार पर आपकी रिपोर्टिंग कैसे मौन हो गई, सारे चैनल मौन हो गए। सोशल मीडिया का जो लोग हैं उनका भय समझ में आता है कि कोई अगर वीडियो बना रहा है, सोशल मीडिया का अगर कोई प्लेटफॉर्म है यूज कर रहा है, उसको पुलिस पकड़ करके जेल में डाल दे रही है। तो क्या ये बड़े बड़े चैनल वाले लोग भी पुलिस से डर गए ममता बनर्जी की? सवाल है ये। तो इसलिए एक व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, लेकिन उनका क्या, जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है, जिनको मारा जा रहा है, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनके साथ रेप हुए, क्या उनके न्याय पर कोई सवाल उठाएगा, उनकी कोई वीडियो कवरेज करेगा, क्यों मीडिया पे कोई डिबेट चलेगी? आप देख लो दिन भर टीवी खोलकर, बस कोरोना में ये हो गया है, अब ब्लैक फंगस आ गई है, व्हाइट फंगस, मतलब देश के मुद्दे को भटकाना भड़काना, यही कम चल रहा है। इस मुद्दे पे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शोषण होने वाले लोग, मरने वाले लोग दलित हैं, महिला हैं, गरीब हैं, और तो सबसे बड़ी बात हिंदू है। अगर इनमें एक भी मुसलमान कोई मर गया होता तो हमारे देश को एक बीमारी लग चुकी है, और मीडिया को खास तौर पे वो बीमारी है कि मुसलमान यदि मर जाए तब हाय हल्ला मचा देते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा है, मुसलमान ही अगर दलितों को मारे। अभी मैं आज दैनिक जागरण अखबार पढ़ रहा था, सहारनपुर के अंदर कुछ 2 मुसलमान युवकों ने नाबालिग दलित लड़की को घर में घुसकर रेप किया, लेकिन किसी चैनल पर नहीं है खबर। ये जो मीडिया को मैनेज कराया जा रहा है कि आपको केवल वो खबर दिखानी है जहां बीजेपी शासन हो, दलित के साथ रेप हुआ हो या दलित की हत्या हुई हो, और करने वाला उच्च वर्ग वाला हिंदू हो, केवल वो कवरेज करनी है। अगर मुसलमान दलित लड़की के साथ रेप कर रहा है, मुसलमान यदि दलित युवक को मार रहा है, उसकी हत्या कर दी है, ये रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी। और ये जो मैनेजमेंट है, ये इस देश विरोधी ताकतों ने इस देश में खड़ा किया है, जो इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, देश की एकता के लिए ये बहुत खतरनाक हो रहा है। मतलब अंदर अंदर वो काम चल रहा है जो चीन चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो गजवाए हिंद वाले लोग चाहते हैं कि इस देश में लोगों को बांट दो और हिंदू मुस्लिम में इतनी गहरी खाई कर दो कि दलित बाकी हिंदू के साथ खड़ा ना हो, क्योंकि ये खबरें मौन हो जाएंगी। जहां मुसलमान अत्याचार करेगा वो मौन हो गई, और जहां किसी हिंदू ने अत्याचार करा, अपराध अपराध है, लेकिन अपराध में भी यहां 2 फाड़ कर दिए गए हैं। और इसलिए बड़ी साजिश के तहत हिंदू दलित, यदि हिंदू दलित बच्ची के साथ कुछ करे उसको हल्ला मचाओ, ताकि पूरे जो हिंदू समाज है उसके अंदर जातियों में लोग बटें, और मुसलमान की बात पर मौन हो जाओ, ताकि मुसलमान के खिलाफ ये दलित वर्ग, ये वाल्मीकि समाज, ये अपना हथियार ना उठा सके। हथियार माने एकता, उसके खिलाफ आवाज, उसके खिलाफ कोर्ट केस। तो ये बड़ी साजिश हो रही है। और पश्चिम बंगाल में जो ये हुआ है, इसको लेकर जो ब्यूरोक्रेट्स ने चिंता व्यक्त की है, जो महिला वकीलों ने चिंता व्यक्त की है, जो वहां के राज्यपाल ने चिंता व्यक्त की है, जो इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चिंता व्यक्त की है, ये सब जो चिंतित हैं, इनकी चिंता ये नहीं है कि वहां बीजेपी नहीं आई तो कोई बात है। इनकी चिंता उस हिंदू बच्चों को लेकर है, बच्चियों को लेकर है, जिनके साथ ये बदतमीजी हुई, जिनके साथ रेप हुआ और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस भारत में देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गया, और यदि इस देश में किसी कोने में आज भी बलात्कारी खुलेआम घूमे, घर को जलाने वाले खुलेआम घूमे, हिंदुओं का कत्ल करने वाले सीना चौड़ा करके बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश में घुसपैठ करके किसी सरकारी तंत्र और पुलिस के बल पर सीना चौड़ा करके घूमे, तो ये हम सब के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। और पश्चिम बंगाल
ममता बनर्जी खास तौर पर और उनके साथ जो विपक्षी दल हैं, ये हम देख रहे हैं, ये एक जगह पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, ये लगभग सब स्टेट में हो रहा है। जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है उन राज्यों में स्पेशली ये घटनाएं होती हैं, क्योंकि मीडिया को मैनेज किया जाता है। मीडिया को क्या दिया जाता है आप सब जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली का उदाहरण देख ही रहे हैं कि कहीं कोई कुछ खबर नहीं है। हल्ला करने में जैसे ही सरकार कुछ कहेगी तो हल्ला होगा, जो मुद्दा वो नैरेटिव सेट करने को कहेंगे वो किया जाएगा, बाकी मुद्दों पे मौन हो जाएंगे लोग। और टूल किट जब तैयार होती है, वो टूल किट तो एक बात है, लेकिन सीधा सीधा पूरा मीडिया और बाकी ब्यूरोक्रेट्स और नगर ये सब जो लोग मिलकर के विपक्षी दल, उनका टारगेट केवल एक है कि इस देश को कैसे खंड खंड किया जाए, इस देश के टुकड़े किए जाएं। और जो चीन या पाकिस्तान इस भारत में कब्जा करना चाहता है, भारत को कमजोर करना चाहता है, इस देश में बैठे हुए गद्दार उस दुश्मन को मदद करने के लिए केवल पैसों के लालच में या सत्ता की सीट पाने के लालच में, कोई एमपी एमएलए बन गया बस इस लालच में, इस देश को बेचने तक को तैयार हैं। और जो मोदी और योगी जैसे नेता हिंदुत्व की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, यहां बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, उनको बदनाम किया जा रहा है साजिश के तहत। तो ऐसे मीडिया को भी पहचानना जरूरी है और ऐसे लोगों को पहचान कर उनका बहिष्कार करना और उनको सबक सिखाने के लिए जो नंबर 1 टीआरपी दे सकता है वो 0 भी ला सकता है। ये दिखाने की बहुत जरूरत है, वरना इस देश में देश के दुश्मन कामयाब होते रहेंगे और हमारा देश जैसे 70 साल में रहा कि गरीब बना रहा, असहाय बना रहा, आज मोदी जी के होते अगर देश पैरों पर खड़ा हो रहा है, हम अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हम खुद के हाईवेज बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, ये देश के दुश्मनों को सहन नहीं हो रहा। देश के दुश्मन अलग अलग फर्जी आंदोलन के वेश पर सरकार को कमजोर करने में लगे हुए हैं, देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार, न्यायपालिका और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल मतलब देश की सुरक्षा। वंदे मातरम।